अस्सलाम वालेकुम। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर के पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की नतीजे में एक बहुत बड़ी जंग का खतरा टला है। बहुत बड़ी तादाद में इंसानों के मारे जाने की जो एक वाज़ेह सूरत नज़र आ रही थी वो टली है। इस हवाले से हम बात करेंगे पाकिस्तान की सफारती कोशिशें और पाकिस्तान का हमेशा से इस खित्ते में एक किरदार रहा है पिछले 30 40 50 सालों से। अमेरिका के हवाले से या बरतानिया के हवाले से वो किरदार क्या रहा है, आज के दिन क्या किरदार था, जंग किस तरह टली है, लम्हा ब लम्हा किस तरह सूरत हाल तब्दील होती रही। सदर ट्रंप की वाज़ेह धमकी थी, इस हवाले से न्यूक्लियर वार का बाद लोग ख़तरा कह रहे थे, इसमें कितनी हकीकत है और अब आगे क्या होने जा रहा है, ये तमाम बातों के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं। जो सूरत हाल आज के दिन डेवलप हुई उसके हवाले से बैकग्राउंड आप सब लोग देखते चले आ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं यकीनन डेवलपमेंट्स को, कि पिछले 10 दिनों से 40 दिन तकरीबन 38 डेज हो गए इस जंग को शुरू किए हुए। 28 फरवरी को ये मामला शुरू हुआ और इस मामले के शुरू होने के बाद वो लोग जो ईरान के मौजूदा रजीम के खिलाफ भी थे, जो नाकिद भी थे, उनकी सख्ती की वजह से या जिस तरह एहतजाज को कुचलने के लिए हज़ारों लोगों को मारा गया ईरान की हुकूमत की तरफ से, उसके हवाले से जो लोग नाकिद भी थे या ओवरऑल ईरान की हुकूमत के जो लोग नाकिद भी थे, वो लोग भी अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद, अमेरिका और इसराइल की तरफ से एग्रेशन के बाद ईरान के ऊपर ईरान के हामी बने नजर आए। आज के दिन जो जंग बंदी हुई उसमें बुनियादी तौर पर अमेरिका और अमेरिका का इत्तेहादी इसराइल और दूसरी तरफ तनहा खड़ा ईरान, ईरान के साथ साफ ज़ाहिर है कोई भी दूसरा मुल्क नहीं था, कोई भी इस्लामी मुल्क, कोई मुस्लिम मुल्क जो है वो ईरान के साथ नहीं था। सब के सब जो हैं वो इसराइल और अमेरिका वाली साइड के ऊपर थे और खुल कर थे। और हमने ये भी देखा कि ईरान जो है वो इसराइल के या अमेरिका के हमले का जवाब इन्हीं ममालिक को देकर करता है जहाँ पे ईरान के मुताबिक जो है वो अमेरिका की बेसिस है और जहाँ से ईरान के ऊपर हमला किया जाता है। ये जंगबंदी आज जो अमल में आई, इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया के में हमने देखा कि थोड़ा सा ढोल बजाने का सिलसिला भी शुरू हुआ। ये कितना एक जायज़ है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चलाई गई जिस तरीके से ट्रोल्स की एक टीम्स जो है उनको लेके चलने का रवाज बना है पाकिस्तान में पिछले कुछ दहाइयों से, तकरीबन एक दहाई से ज़्यादा अरसा हो गया। इस ISPR की तरफ से ये रुझान शुरू हुआ था, फिर एक सियासी जमात में आया, फिर तमाम सियासी जमातों ने जो है उसको अपना लिया। तहरीक इंसाफ बहरहाल उसमें लीड करती है, लेकिन ये जो ट्रोलिंग का और गाली का और धमकी का रवाज है, इसमें आंखें बंद करके सब कुछ किया जाता है। मीडिया के लोग भी, सहाफ़ी भी इसी मुहिम्मात का जो है वो हिस्सा बन जाते हैं और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैजरेशन होती है, सिर्फ व्यूज़ के लिए, सिर्फ वायरल होने के लिए, और झूठ बोला जाता है। जो सही सूरत हाल है उसकी तरफ कोई जाने की या सोचने की कोशिश भी नहीं करता और जो बंदा बात करे उसको या तो ज़ाहिर है कि जब आपकी सोच के ख़िलाफ़ कोई बात करे, पाकिस्तान में ये रवाज ही नहीं उसको गौर से सुना भी जाए, उल्टा गाली देने का और गद्दार करार देने का रवाज है। पाकिस्तान दुनिया के ताकतवर ताकतों के लिए, ताकतवर ममालिक के लिए हमेशा से इस्तेमाल होता चला है। ये पहला मौका नहीं है। पाकिस्तान का रोल जो भी अमेरिका के कहने के ऊपर था और आज के दिन उस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो रही थी उसके दौरान भी हमें उसके जो वो नकूश नज़र आए। ये रोल पाकिस्तान अपनी एक जो जोग्राफियाई सूरत हाल है उसकी वजह से हमेशा से अदा करता चला आया है और शायद यही वजह थी कि बरतानिया ने जब वो निकल रहा था बरे सगीर से तो उन्होंने ये एक चीज़ की ताकि यहाँ पे अपना एक जो वजूद है उसको किसी न किसी हवाले से बरकरार रखा जा सके। इसके बावजूद कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग थे, एक तो मुल्क को बनाया इस्लाम के नाम के ऊपर और जो मजहबी इंतहापसंद लोग थे वो ज़्यादा ताकत उन्होंने हासिल की मुल्क बनने के बाद, और जो रियासत थी और जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसने भी मज़हब को बतौर हथियार इस्तेमाल किया अपने आप को मजबूत करने के लिए, रेलिवेंट रखने के लिए, अपने क्रिटिक्स को दबाने के लिए, ताकत हासिल करने के लिए।
लेकिन एट द सेम टाइम जिस एजेंडे के लिए उनको उनका ड्यूटी लगाई गई थी पहले दिन से 47 से ऑनवर्ड, वो उस ड्यूटी को भी पूरी करते रहे, हमेशा करते रहे। अफगान वार के अंदर हमने देखा पाकिस्तान किस तरीके से इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान तो आगे बढ़ता बढ़ता यकदम रुक गया। पहले पाकिस्तान टूट गया था, फिर पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा बना। पाकिस्तान के अंदर हेरोइन आई, क्लाशनकोव कल्चर आया, तबाही आई, बर्बादी आई। पाकिस्तान हर हवाले से एक जो सोसाइटी है वो एक कौम की बजाय मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ हिस्सों में बट गई और आइसोलेशन का शिकार हुई। लेकिन बहरहाल हमने देखा कि जर्नलों ने दुनिया भर में जायदादें बनाई, पाकिस्तान की फ़ौज के जर्नलों ने उस वक्त भी, और किसी न किसी हवाले से उसके बाद भी, अफ़गान वार के बाद भी, कोल्ड वार के बाद भी पाकिस्तान का इस पूरे खित्ते में एक रोल रहा है। कभी वो फ्रंट लाइन इत्तेहादी का नाम देकर या कभी किसी भी हवाले से। यही वजह है कि जब इस रोल की वजह से ही उसामा बिन लादेन के पाकिस्तान की जो मिलिट्री एकेडमी है काकुल में, उसके बिल्कुल करीब से बरामद हो जाने के बाद भी, चूँकि मुसलसल एक कोऑर्डिनेशन के तहत ही सारे निज़ाम को चलाया जाता है, काम को चलाया जाता है, तो पाकिस्तान को उस तरह से मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया गया। जो सूरत हाल आज के दिन हुई, ये काफ़ी दिनों से चल रही है, और इसको जो भी क्रेडिबल मीडिया हाउसेज हैं वो यही देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में जो मिलिट्री जनता है, मिलिट्री के जो जर्नल हैं वो अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत क्लोज हैं और इकट्ठे मिलकर चल रहे हैं। साफ ज़ाहिर है उस रीजन में होने की वजह से, ईरान के साथ तारीखी तौर पर बरादराना ताल्लुकात होने की वजह से एक पाकिस्तान का एक हैसियत है, जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से एक हैसियत है, उस खित्ते में एक मजबूत फ़ौज होने की वजह से एक बहरहाल एक हैसियत है। तो उस सारी चीज़ को इस्तेमाल में लाते हुए पिछले 10-12 दिन से कुछ डेवलपमेंट्स हो रही थी, और आज के दिन हमें उसका समर देखने में नज़र आया। ये डेवलपमेंट्स कैसे कैसे हुई, इनका आखिर नतीजा क्या निकला और इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में होता क्या है कि पाकिस्तान में मीडिया के चंद लोग जो फ़ौज की खुशनुदी हासिल करने के लिए बात बात पे ढोल बजाना शुरू कर देते हैं, वो मिसाल है वो बच्चे को चूम चूम के मार देने वाली, उस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए। संजीदगी का, मतानत का, रैशनैलिटी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये ज़रा डेवलपमेंट्स को देखें और समझें ये क्या चीज़ हो रही है, इसका मतलब क्या है, पाकिस्तान को ओवरऑल क्या मिलेगा, पाकिस्तान के लोगों को क्या मिलेगा, पाकिस्तान की इकॉनमी को क्या मिलेगा। ये तमाम पहलू भी अपने तौर पर रखें। जो रोल प्ले किया है वो रोल तो पाकिस्तान का हमेशा से रहा है इस रीजन में बड़ी ताकतों के लिए इस्तेमाल होने का। उसको किस तरीके से पेश किया जा रहा है वो भी बड़ी अजीबोगरीब सी सूरत हाल है। लेकिन इस चीज़ को हमें तस्लीम करना होगा कि ये एट द एंड ऑफ द डे जो भी हुआ, जिस तरीके से भी हुआ, जिस तरीके से भी मैनेज किया गया, एक बड़ा ख़तरा इंसानी जानों के ज़िया का वो टल गया। और सीनियर सहाफ़ी हैं, बीबीसी के लिए लिखते हैं, बीबीसी के लिए काम करते हैं, आज़म खान, उन्होंने ट्वीट किया कि उनको एक ईरानी सफारतकार ने यह बताया कि जब ये मामला तय हो रहे थे तो ईरान का जो फर्म स्टैंड पहले दिन से था वही स्टैंड रहा। वो स्टैंड क्या है वो भी आपको पढ़ के भी बताते हैं, लेकिन इस सफारतकार ने बताया बीबीसी से मुंसलिक सहाफ़ी आज़म खान और दूसरे सहाफ़ियों को कि ये बात हमने कही कि पहला मिसाइल चूँकि अमेरिका और इसराइल ने फायर किया था तो आखिरी मिसाइल ईरान फायर करेगा। और फिर ईरान ने वो मिसाइल फायर किया जो तल एबब को हिट किया आपसे थोड़ी देर पहले, और ये बात तय पाई कि उस मिसाइल का जवाब नहीं दिया जाएगा। अगर ये सारी बात जिस तरीके से सहाफ़ी आज़म खान ने ये बात सफारतकार को कोट करते हुए लिखी और जिस तरह से ख़बरें आ रही हैं तल अरब से, अगर इसका जवाब नहीं दिया जाता तो यकीनी तौर पे ये समझने में कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए कि अमेरिका बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका था और अमेरिकी सदर को ये तमाम बातें जो हैं वो तस्लीम भी करनी पड़ी। उन्होंने लिखा भी सही, सदर ट्रंप ने वो क्या लिखा वो आपको पढ़ के सुनाते हैं। आज के दिन जबकि लोग अपने दिल पे हाथ रख के बैठे हुए थे कि अब क्या होगा अगर सदर ट्रंप ने हमला कर दिया तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये सब चीज़ें देखी जा रही थी, इंतज़ार किया जा रहा था कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो। यकीनी तौर पे लोगों की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर थीं क्योंकि जो भी एफर्ट की जा रही थी वो पाकिस्तान के ज़रिए सदर ट्रंप कर रहे थे।
और पाकिस्तान का ईरान में मुतल्लिका लोगों के साथ रब्ता जो है उसको भी यकीनी बनाया जा रहा था। इसमें सबसे पहली डेवलपमेंट ये हुई, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, शहबाज शरीफ ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ट्वीट किया, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फॉर अ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ ऑनगोइंग वार इन द मिडल ईस्ट आर प्रोग्रेसिंग स्टेडीली, स्ट्रांगली एंड पावरफुली विद द पोटेंशियल टू लीड टू अ सब्सटेंशियल रिजल्ट इन नियर फ्यूचर टू अलाउ डिप्लोमेसी to run its course. I earnestly request President Trump to extend the deadline for 2 weeks. Pakistan, in all its sincerity, requests the Iranian brothers to open the Strait of Hormuz for a corresponding period of 2 weeks as a goodwill gesture. We urge all warring parties to observe a ceasefire everywhere for 2 weeks to allow diplomacy to achieve conclusive termination of the war in the interest of the long-term peace and stability in the region. ये सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब का ये ट्वीट आया। इसके बाद इंतज़ार था कि बाकी पार्टियां इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स देती हैं। इसके बाद हमने देखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रिस्पॉन्स आया। सदर ट्रंप ने लिखा, बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसम मुनीर। अब ये मजाक में फील्ड मार्शल पाकिस्तान कहते हैं आसम मुनीर को, तो सदर ट्रंप भी मजाक में वो उसको सीरियसली फील्ड मार्शल कहना शुरू हो गए हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। ऑफ पाकिस्तान एंड वेयर इन they requested that I hold off the destructive force being sent tonight to Iran and subject to the Islamic Republic of Iran agreeing to the complete, immediate and safe opening of the Strait of Hormuz. I agree to suspend the bombing and attack of Iran for a period of 2 weeks. This will be double-sided ceasefire. The reason for going so is that we have already met and exceeded all military objectives and are very far along with a definitive agreement concerning long-term peace with Iran and peace in the Middle East. We receive a 10-point proposal from Iran. ये अहम है. We receive a 10-point proposal from Iran and believe it is a workable basis on which to negotiate. ये सबसे अहम पॉइंट था कि वो जो 10 नकाती एजेंडा ईरान की तरफ से आया है, सदर ट्रंप ने लिखा है कि हम इसके ऊपर एक वर्केबल बेसिस के ऊपर आगे नेगोशिएशन को ले जा सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द वेरियस पॉइंट्स ऑफ द पास्ट contention have been agreed to between the United States and Iran, but a 2-week period will allow the agreement to be finalized and consummated. On behalf of the United States of America as President and also representing the countries of the Middle East, it is an honor to have this long-term problem close to resolution. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. इसके अंदर जो मुझे फिक्रा सबसे ज़्यादा पसंद आया, अगर आपने गौर से सुना है, on behalf of the United States of America as President and also representing the countries of the Middle East. ये सबसे अहम बात थी। अब हम आते हैं, इसके बाद जो है ईरान की तरफ से भी रिस्पांस आना था खुल के, लेकिन इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया, जो यकीनी तौर पे इस वक्त जो सूरत हाल है इंटरनेशनल लेवल का सबसे बड़ा ऐलान था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से। विद द ग्रेटेस्ट ह्यूमिलिटी आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अलॉन्ग विद देयर अलाइज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ उन्होंने कहा अलॉन्ग विद देयर अलाइज यानी इसराइल, have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere effective immediately. I warmly welcome the sagacious gesture and extend deepest gratitude to the leadership of both the countries and invite their delegations to Islamabad on Friday, 10th of April 2026 to further negotiate for a conclusive agreement to settle all disputes. Both parties have displayed remarkable wisdom and understanding and have remained constructively engaged in furthering the cause of the peace and stability. We earnestly hope that the Islamabad talks succeed in achieving sustainable peace and wish to share more good news in coming days. वो उसमें टैग करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, जेडी वैंस को, सेक्रेटरी रूबियो को, स्टीव कॉफ को, ईरानियन प्रेसिडेंट को और अब्बास अराक्ची को। इसके थोड़ी देर बाद जो वज़ीर ख़ारजा
अब्बास अरागची, उनकी स्टेटमेंट आती है और उसको सदर ट्रंप जो है वो शेयर करते हैं अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर। ये बात बड़ी अहम थी क्योंकि वो स्टेटमेंट ईरान की जो है वो पढ़ने वाली है। वो अगर आप देखिएगा, तेहरान 7 अप्रैल 2026, ऑन बिहाफ ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, आई एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड and appreciation of my dear brothers, His Excellency Prime Minister of Pakistan and His Excellency Field Marshal Asim Munir, ये भी फील्ड मार्शल कह रहे हैं, for their tireless efforts to end the war in the region. In response to the brotherly request of the Prime Minister Sharif, अब ये बड़ा अहम है, ये ऑपरेटिव पार्ट है, ईरान के मौक़िफ़ का ऑपरेटिव पार्ट है, ये पढ़िएगा। इन रिस्पॉन्स टू द ब्रदरली रिक्वेस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर शरीफ इन हिज ट्वीट and considering the request of the US for negotiation based on its 15-point proposal, as well as announcement by the President of the United States about the acceptance of the general framework of Iran's 10-point proposal as a basis of negotiation, I hereby declare on behalf of the Iran Supreme Council, अब वो ऐलान कर रहे हैं ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ये ऐलान कर रहे हैं कि चूंकि सदर ट्रंप ने हमारा जो फ्रेमवर्क था 10 पॉइंट पर मुश्तमिल कि जिनकी बुनियादों पे नेगोशिएशन होने चाहिए वो तस्लीम कर लिया है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में रिक्वेस्ट की है। तो वो क्या ऐलान कर रहे हैं, इफ़ अटैक्स अगेंस्ट द ईरान आर हाल्टेड, अगर ईरान के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं वो रुक जाएंगे, आवर पावरफुल आर्म्ड फोर्सेज विल सीज देयर डिफेंसिव ऑपरेशन, तो हमारे जो फोर्सेज हैं वो जो डिफेंसिव ऑपरेशंस कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पे वो ये भी बता रहे हैं कि हम जंग नहीं कर रहे, हम पे जंग मुसल्लत की गई है और हम किसी के ऊपर हमला नहीं करते, हम पे हमला किया जाता है तो हम जवाब देते हैं। ये ईरान के जो वजीर खारजा वो अपने बयान में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से कह रहे हैं। अगला पैरा ऑपरेटिव है और सबसे अहम है, और वो मसला जिसके ऊपर पूरी दुनिया की आंखें लगी हुई थी, वो कहते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ द 2 वीक्स सेफ पैसेज थ्रू द स्टेट ऑफ हुर्मुज़ will be possible via coordination with the Iran's armed forces and with due consideration of technical limitations। ये उन्होंने बताया कि 2 हफ्ते के लिए हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो मूवमेंट है उसको पॉसिबल करेंगे अगर कोऑर्डिनेशन की जाए ईरान की मुसल्लह अफवाज के साथ, और जो टेक्निकल लिमिटेशन हैं उनको कंसीडरेशन में लाया जाए तो ये मुमकिन होगा। सैयद अब्बास अरागची, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, ये उनका ऐलान था। ये बड़ी मस्बत डेवलपमेंट है, बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान ने जिसके कहने पे भी जिस तरीके से भी रोल प्ले किया, असल बात यह है कि मैंने पहले भी आपको एक गुफ्तगू में ये अर्ज़ किया था कि जब 1979 में इनकलाब ईरान आया, अमेरिका कोई कमज़ोर मुल्क नहीं था। अमेरिका उस वक्त भी दुनिया की सुपर पावर था। अमेरिका 1945 में, 1945 में जापान के ऊपर एटमी धमाके कर चुका है। दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने किसी दूसरे मुल्क के ऊपर, और ये याद रखिए जो लोग तारीख जानते हैं कि जापान आज का जापान नहीं था। जापान उस वक्त दुनिया की बहुत बड़ी सुपर पावर थी। जापान वो मुल्क था जो उस पूरे खित्ते के अंदर बदमाश बना हुआ था। वो कोरिया पे भी कब्जा कर रहा था, उसका ईरान के चीन के ऊपर भी उसका कब्जा था। तो और पूरे खित्ते के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो है जापान का जो शहनशाह है वो मतलब उसका था। उन्होंने लेकिन जो पर्ल हार्बर पे अटैक किया वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक किया था, तो उसके जवाब में 1945 में अमेरिका ने अटैक किया था। अमेरिका दुनिया की उस वक्त भी बहुत बड़ी पावर था। आज ईरान उस दिन जिस स्टेज पे था, अगर हम 2026 में आ जाएं तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका कोई बहुत मजबूत हो गया है। अमेरिका पहले भी मजबूत था, अमेरिका अब भी मजबूत है। ईरान जितना 1979 में था उससे बहुत मजबूत था 2026 में, बहुत बड़ी ताकत था ईरान। लेकिन इन तमाम सालों में अमेरिका ने कभी जुर्रत नहीं की ईरान के ऊपर हमला करने की। ईरान पे हमला करना चाहे, इसको यहाँ पे अमेरिका के अंदर भी लोग सदर ट्रंप की गलती कहते हैं, और जो अक्सरियत है अमेरिकी जो तज्ज़िया नगार हैं, राइटर्स हैं, थिंकर्स हैं, फ़िलासफ़र्स हैं, इंटेलिजेंसिया जो है अमेरिका की, वो ये समझती है कि एप्स्टीन फाइल्स के अंदर जो जिक्र है सदर ट्रंप का या अमेरिकन एलीट का, सिर्फ उससे तवज्जो हटाने के लिए, और जो वहाँ पे आम अमेरिकी की तरफ से एहतसाब का एक मुतालबा है, उससे तवज्जो हटाने के लिए ये हमला किया गया। ये इस वाले से जो भी कहा जाए वो अपनी जगह पे, लेकिन जो हमला है मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका अब भी जुर्रत ना करता अगर ईरान के अंदर वो जो खलफशार था, जो
राय को दबाना, जो सप्रेशन था आवाम के ख़िलाफ़, जो तनकीद करने वाली आवाज़ों के ख़िलाफ़, जो ओपननेस, आज़ादी के लिए, आज़ादी की बात करने वाली आवाज़ों के ख़िलाफ़, ये उसने मुमकिन बनाया कि एक दूसरा मुल्क, एक ताकतवर मुल्क आके ईरान के ऊपर न सिर्फ हमला भी करे बल्कि उसको मलियामेट भी कर दे, उसको तबाह भी कर दे। बहुत नुकसान पहुँचा। जज्बाती बातें जितनी भी की जाएँ, लेकिन ये एक फैक्ट है। और आज अगर ये हमला होता तो बहुत नुकसान होता। ये अच्छी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हुई हैं। यकीनी तौर पे पाकिस्तान का किरदार अच्छा है। पाकिस्तानी किरदार की बिल्कुल तारीफ होनी चाहिए। कोई भी मुल्क इसमें किरदार अदा करता, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन ये इसको एक मुख्तलिफ रंग देना, ये बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तान जो भी कर रहा था, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं पिछले कुछ अरसे से। पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत बहुत क्लोज है सदर ट्रंप के। क्यों क्लोज है हम सब लोग जानते हैं। एक वजह यही थी ईरान के अंदर जो मामला होने हैं, जो भी रीजन के अंदर मफादात है अमेरिका के, और दूसरा जो भी रेयर अर्थ मिनरल खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में और खुसूसन बलूचिस्तान के सूबे में जो इंटरेस्ट है अमेरिकी कंपनियों का, जो कि अमेरिका का इंटरेस्ट होगा ही है, और अमेरिका का इंटरेस्ट बिल्कुल सही है। कोई भी मुल्क अपने इंटरेस्ट का ही सोचता है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से यही वजह थी अमेरिका के क्लोज होने की, और पाकिस्तान ने ये रोल प्ले किया, जिसके नतीजे में ये हुआ। हमें ये ज़रूर सोचना है बतौर आम शहरी पाकिस्तान के इन तमाम डेवलपमेंट्स में, खुदा करे सबसे पहले तो हमारे इस रीजन में जंग ना हो। जंग की जो तपश है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महसूस होगी। अभी हम अफ़गानिस्तान के मामला से पूरी तरह नहीं निकले। अभी हमने अफ़गानिस्तान को भुगतना है, जो हमारी फ़ौज ने गंद फैलाया अफ़गानिस्तान के अंदर इतने लंबे सालों, और अब ड्रामा कर रहे हैं जी हम लड़ रहे हैं तालिबान से, और तालिबान को बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रहे। जितने हमले हुए हैं, आपको एक तालिबान लीडर दिखा दें पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान की फ़ौज ने टारगेट किया हो, तो अभी हमने वो भी भुगतना है। अगर ये ईरान वाला मसला भी बन गया तो बहुत ही बुरे सूरत हाल हो जाएंगे। आपने सिर्फ ये सोचना है कि पाकिस्तान की इकॉनमी में क्या हो रहा है, पाकिस्तान को मिल क्या रहा है, क्या पाकिस्तान के अंदर कारोबार तरक्की करेगा, क्या पाकिस्तान के अंदर फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, क्या पाकिस्तान के जो मुआशी अदाद शुमार हैं वो बेहतर होंगे। ऐसा हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। जंग के दिनों में बढ़ने वाली पेट्रोल की या आम इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतों को आप एक तरफ रख दें, क्या इससे पहले सूरत हाल बेहतर थी? दिल पे हाथ रख के बताइए। पाकिस्तान के अंदर से फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट मुसलसल बाहर जा रही है। पाकिस्तान के अंदर कारोबार मुसलसल नीचे जा रहा है। लोग गुर्बत और बेरोज़गारी में पिसे चले जा रहे हैं। पंजाब के सूबे की वज़ीर आला, जो कि खातून है, हम लोग हमेशा खातून की एम्पावरमेंट की बात करने वाले लोग हैं, लेकिन बदतरीन करप्शन की मिसाल आपको पूरी तीसरी दुनिया में नहीं मिलती कि खातून जो है वो 13 अरब रुपए का जहाज़, 43 मिलियन डॉलर का जहाज़ जो है, लग्जरी जहाज़ जो है वो पंजाब हुकूमत के लिए ख़रीद रही है। मुल्क के हालात आपके सामने हैं। जो हमारे फॉरेन रिजर्व थे उसकी आप सूरत हाल ये देख लें कि हमें जो जिनके ऊपर आप बड़ी नाज़ा थे जी, फ़लाँ मुल्क से भी हम इतने जहाज़ बना के देने हैं, 4 अरब डॉलर की डील, 3 अरब डॉलर की डील, 2 अरब डॉलर की भी। सहाफ़ी जो हैं वो ढोल बजाते नहीं थकते थे, और वह देखें आपको वो पैसे भी एमरजेंसी में सारे के सारे वापस करने पड़ रहे हैं, और ख़बरें छुपवानी पड़ रही हैं कि नहीं जी ये तो नॉर्मल रूटीन का प्रोसेस है। मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल ये है। ढोल जितने मर्जी बजाएं, लेकिन हकाइक पे भी नज़र रखें। ये जो किरदार पाकिस्तान ने अदा किया, मैंने कहा कि ये बिल्कुल फजूल बात होगी इसके ऊपर जो है वो गलत अंदाज में कोई तनकीद करना या ये कहना कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल फ़ायदा है, लोगों की जान बची है, लाखों लोगों की जान बची है। लोग फंसे हुए थे ज़िद, अना और ताकत के नशे में शिकार लोगों के हवाले से। लेकिन ये कहना कि ये कोई खास, पाकिस्तान का तो हमेशा से ये किरदार रहा है, और पाकिस्तान को इस किरदार के लिए आइंदा भी इस्तेमाल किया जाता रहेगा। बात यह है कि क्या पाकिस्तान में बतौर मुल्क, बतौर कौम आगे बढ़ने की कोई डायरेक्शन हमें नज़र आई है? क्या पाकिस्तान में जो मरीम नवाज ने 13 अरब की करप्शन की है अब वो रुक जाएगी? क्या पाकिस्तान के अवाम को कोई इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा? पाकिस्तान में अदालतें काम शुरू कर देंगी, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी? इन तमाम सवालों का जवाब नफ़ी में है। बस यही चीज़ है। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होती है।